नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लोग लेके आए हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो, सभी लोग तैयारी करते हैं। बच्चा 12वीं में पढ़ रहा होता है, उससे पूछते हैं क्या करना है तुम्हें जीवन में, तो सीधा सा बोलता है यूपीएससी क्रैक करना है। तो क्या है यूपीएससी, क्या कार्य है इसके, कब इसका गठन हुआ था, इसकी आवश्यकता कैसे महसूस की गई, हम एक एक बारीक से बारीक चीज पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखें और पूरी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। भारत सरकार या यूपीएससी या एमपीपीएससी या अन्य लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में लगभग इससे संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। क्या है? भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण, भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण। क्या है? भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण। बात हम तब की करते हैं जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत चलती थी और भारत के लिए जो उच्च स्तर के अधिकारी वगैरह होते थे, ये ब्रिटेन से नियुक्त किए जाते थे। तब भारतीयों द्वारा ये मांग उठाई जाने लगी कि भारतीयों को ही भारत में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए, भारतीयों को भारत में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। हम बात करते हैं मैकाले आयोग की। मैकाले आयोग, देखो, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तो एक 1835 में एक शिक्षा कमीशन बना था, जिसने आंग्ल पाश्च शिक्षा विवाद को सुलझाया था। ठीक, लेकिन एक अन्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था 1854 में, और उसके द्वारा सिफारिश की गई कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हो। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैकाले आयोग। और क्या सिफारिश की थी कि भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति, सिविल सेवकों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हो, भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हो। अब बात कर रहे हैं हम 1854 की, और 1854 में जो है भारत में जो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, तो उनके समय की बात है कि भारत, क्या बोला गया कि भारत में सिविल सेवकों की जो भर्ती है वो भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए। और इसके तहत पहली भर्ती जो हुई थी, पहली भर्ती भारत में हुई, ये हुई है 16 जुलाई 1855। 16 जुलाई 1855 पहली बार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ। कब? 1855 में। लेकिन भारत में नहीं हुआ, लंदन में होती थी। ये परीक्षा कहां होती थी? लंदन में होती थी, और इंग्लिश मीडियम में होती थी। और इसकी आयु जो है पहले 23 वर्ष, फिर 19 वर्ष, लगातार जो है इसमें सम्मिलित होने की जो आयु है कम होते जा रही थी। तो इसलिए जो है ये पूछा जाता है, कई बार भारतीयों ने इसका विरोध भी किया कि सिविल सेवकों की भर्ती भारत के लिए हो रही है,
तो इसकी परीक्षा का आयोजन जो है वो भारत में होना चाहिए। इस बात की मांग उठाई गई, आंदोलन हुए और 1922 में पहली बार भर्ती परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ, भारत में पहली बार, और वो भी भारत में कहां पर? इलाहाबाद। सेंटर का बनाया था इलाहाबाद व लंदन, इलाहाबाद व लंदन एक साथ में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कब? 1922। पहली बार भर्ती परीक्षा 16 जुलाई 1855 तब का हुई थी लंदन में। फिर भारतीयों ने मांग उठाई तो फिर कहा 1922 में पहली बार भर्ती परीक्षा का आयोजन भारत में हुआ, और भारत के किसी स्थान पर? इलाहाबाद में। लंदन और इलाहाबाद दोनों जगह भर्ती परीक्षा हुई, जहां चाहे वहां हम सेंटर रख सकते थे। अब हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। और तब सबसे पहले ये बोला कि भारत में भी कोई अधिकरण होना चाहिए। सिविल सेवकों की भर्ती करने के लिए कोई बोर्ड वगैरह गठित होना चाहिए। ये पहली बार कब स्वीकृत किया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवाओं की भर्ती कैसे करना है, इसके लिए कैसे बोर्ड गठित करना है, कैसे अधिकरण बनाना है, इसके लिए 1923 में क्या? ली आयोग का गठन किया गया। और ली आयोग की अनुशंसा पर, ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में, कब? 1926 में 1 अक्टूबर 1926, कब? 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय, क्या नाम है? सेंट्रल, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीपीएससी, क्या बोलेंगे उसे? सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान था, और इसके लिए 1923 में ली आयोग का गठन किया, और उसकी अनुशंसा के आधार पर 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सीपीएससी का गठन किया गया। हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और इसमें संघात्मक शासन प्रणाली की बात की थी, एक फेडरेशन की भारत में बात की थी कि भारत को एक राज्यों का मिला जुला संघ माना गया था। तो इसलिए इसमें क्या किया? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को क्या किया? केंद्रीय की जगह संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन। अब सीपीएससी का नाम क्या रख दिया? एफपीएससी। क्या हो गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी। अब भारत आजाद हुआ कब? 1947 में। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950।
1950। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। तो ये देखो इस तरीके से इसके नाम जो है वो बदलते गए, पहले सीपीएससी, फिर एफपीएससी, अब इसे किस नाम से जाना जाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के नाम से इसे जाना जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इतिहास है इसका, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे इसकी विकास यात्रा रही है। तो पहले भी बताया मैंने, लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है, केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। यह संवैधानिक निकाय है। कैसा? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है इसका मतलब यह है कि संविधान के किसी भाग में इसका उल्लेख है, तो संविधान के भाग 14 में उल्लेख, संविधान 14 के, संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 315 से, अनुच्छेद 315 से 323 तक, कहां से कहां तक उल्लेख है? अनुच्छेद 315 से 323 तक, भाग 14, अनुच्छेद 315 से 324, 23 तक, 315 से 323 तक इसका उल्लेख है। तो अब हम यहां देखें कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें। एक है अनुच्छेद 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 और 323। इतने अनुच्छेद जो है संघ लोक सेवा आयोग के विषय में भारतीय संविधान में है। कौन से भाग में? भाग 14, भाग 14। तो 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। हम संघ लोक सेवा आयोग के बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पढ़ेंगे, वो भी अनुच्छेद 315 में ही है, ठीक, संघ भी और राज्य भी। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये इसका उल्लेख है क्या कहीं पर? नहीं है, तो वो संवैधानिक नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक पद है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक होगा, ठीक। तो क्या? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, अनुच्छेद 316 क्या है? सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, अनुच्छेद 316 कि कितने वर्ष तक? 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 वर्ष से 62 वर्ष, अध्यक्ष जो होगा 6 वर्ष से 65 वर्ष और सदस्य जो होगा 6 वर्ष से 62 वर्ष तक। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राज्यपाल करेगा। ये पूरे प्रावधान जो हुए वो कायम दिए हुए अनुच्छेद 316 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 317 सदस्यों की बर्खास्तगी व त्यागपत्र, सदस्यों का त्यागपत्र देना, वो उन्हें बर्खास्त करना, निलंबित करना, ये काय में दिया हुआ है? अनुच्छेद 317 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318 नियम बनाने की शक्ति,
नियम बनाने की शक्ति। जो इसके अधिकारी है, कर्मचारी है, इसके लिए नियम बनाने की शक्ति। आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा शर्तें व नियम बनाने की शक्ति। हम देखेंगे किसके पास में है इनके लिए सेवा शर्तें भी लिख सकते हैं, नियम बनाने की शक्ति या सेवा शर्तें। यह अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 319 सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। सदस्यता समाप्ति पर पद पर बने रहने पर रोक। हम देखेंगे कि इसकी स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। एक बार ये पद ग्रहण कर लेते तो फिर भारत या राज्य सरकार के अधीन कभी भी दूसरे पद पर ग्रहण ये नहीं कर सकते, दूसरे पद पर ये नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य। ये क्वेश्चन बना है कि लोक सेवा आयोग के कार्य किस अनुच्छेद में है, और हम 315 ही याद कर लेते हैं और गलत भी हो जाता है। तो कार्यकाल में दिए हुए अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। इसके कार्यों जो कार्य दिए हैं इसके अतिरिक्त भी इनको कार्य सौंपे जा सकते हैं, और वो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च। लोक सेवा आयोग जो भी खर्च करेगा वो भारत की संचित निधि से भारित होगा, और राज्य लोक सेवा आयोग जो खर्च करेगा वो राज्य की संचित निधि का। तो भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि पे ये भारित होंगे। अब अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। ये जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन अनुच्छेद 323 के अंतर्गत किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और जो राज्यपाल होंगे, जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, वो राज्यपाल को प्रतिवेदन देंगे। तो ये पूरे के पूरे इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत क्या है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक। अब हम एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे कि क्या है। तो अनुच्छेद 315 क्या बोला है? संघ तथा राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो अब हम इसकी संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, पढ़ते हैं इसकी संरचना जो काय में दिया हुआ है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में दिया गया है। तो क्या होगा? एक अध्यक्ष व सदस्य, एक अध्यक्ष व सदस्य, साधारणतः 9 से 11, 9 से 11 सदस्य। मतलब सदस्यों का स्पष्ट संख्या निर्धारित नहीं है कि इतनी ही सदस्य संख्या होना चाहिए, लेकिन कितने होते हैं इसमें? कभी 9 है, कभी 10 है, कभी 11 है। तो एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। क्लियर है? अब योग्यता क्या है इनकी? योग्यता, अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता। यदि योग्यता देखा जाए तो सीधा सा है कि आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है। योग्यता का
कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आधे से अधिक सदस्य केंद्र या राज्य प्रशासनिक सेवा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, मतलब ये आईएएस लोग होते हैं इसमें, और उन आईएएस लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है जिनकी 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवाएं हो चुकी होती है। लेकिन आधे से अधिक क्यों? क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है, कॉपी चेक करना, सिलेबस निर्धारित करना, तो इसके लिए विषय विशेषज्ञ भी चाहिए होते हैं। तो आधे से अधिक मतलब 9 सदस्य, 9 से 10 है, तो कम से कम 5-6 लोग कहां से होंगे? आईएएस लॉबी से होंगे, जिसके पास कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो। बाकी जो है अन्य ये नियुक्त जो विषय विशेषज्ञ वगैरह होते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेवा शर्तें, अनुच्छेद 318 नियम बनाने की शक्ति या सेवा शर्तें। तो इनकी सेवा शर्तें देखते हैं कौन निर्धारित करता है, एक एक चीज हमें देखना है। सेवा शर्तें, तो इनकी जो सेवा शर्तें होते हैं ये राष्ट्रपति किसको दिया है? राष्ट्रपति। इनके लिए सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति महोदय को, अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे तो उसमें राज्यपाल महोदय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कार्यकाल, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, लेकिन कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक, तो राष्ट्रपति कार्यकाल, और कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यह अध्यक्ष के लिए भी है और सदस्यों के लिए भी। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लेकिन जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। किसको? अध्यक्ष या सदस्य, कोई भी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा विधिक प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पद से पहले हटा भी सकता है। तो यह हटाने का क्या प्रावधान है? निष्कासन का प्रावधान यदि देखें तो वही है जो हमने पहले पढ़ लिया कि दिवालिया हो, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया हो, अन्य किसी स्थान पर उसने वैतनिक पद प्राप्त कर लिया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, कदाचार के माध्यम से उसे दोषी साबित कर दिया गया हो, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, और वो समिति यदि राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश कर देती है कि ये दोषी है, तो फिर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें निलंबित किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? राष्ट्रपति जब इनको निलंबित करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा, और यदि ये उसे दोषी मान लेते हैं तो फिर उन्हें हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम देखेंगे स्वतंत्रता। निष्कासन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता।
कि लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि किसी सरकार के दबाव में ना आए या अन्य किसी शक्ति के दबाव में आए बगैर ये अपना कार्य विधिवत करते रहे। इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो कार्यकाल की सुरक्षा या पदावधि की सुरक्षा, पदावधि की सुरक्षा, जैसे इनका कार्यकाल हमने पढ़ा कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो इतने वर्ष तक इनका कार्यकाल सुरक्षित है, बीच में कोई हटा नहीं सकता यदि ये कोई गलती न करे। किसी के प्रसाद पर्यंत इनका पद नहीं है कि प्रधानमंत्री जब चाहे तब हटा सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति महोदय जब चाहे तब हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कार्यकाल इनका पूर्ण रूप से सुरक्षित है, या तो ये स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं या सरकार भी यदि इनको हटाना चाहती है तो विधिवत प्रक्रिया के तहत ही इन्हें हटाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। दूसरा नियुक्ति के बाद, नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो वेतन निर्धारित किया है उतना देना ही पड़ेगा, उसको बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं कर सकते। वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष एवं सदस्यों, अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन हमने पढ़ा यहां पर, ये अनुच्छेद 322 के तहत लोक सेवा आयोग का खर्च किसके ऊपर होगा? भारत की संचित निधि पर। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, संचित निधि से इनका वेतन होता है और इस पर संसद में मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। जो वेतन देंगे तो भारत की संचित निधि से देंगे और इसके लिए वेतन, इसके लिए संसद में मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक, कि चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, यदि वो रिटायर हो गए 6 वर्ष या 65 वर्ष का एक बार कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया तो फिर दोबारा उनको कहीं पर भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती, दोबारा उनकी कहीं पर भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 62 वर्ष होगा, तो वो अध्यक्ष बन सकता है, बीच में अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अध्यक्ष एक बार बन गया तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता। एक बार सदस्य बन गया दोबारा सदस्य वो नहीं बन सकता। सदस्य क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है यदि उसकी 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं हुई है तो।
क्लियर हो गया? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, उसका अध्यक्ष भी बन सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ये इसके स्वतंत्रता के लिए इतने सारे प्रावधान किए हुए हैं। तो हमने देखा भारत का केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण, कैसे इसकी स्थापना हुई। ये संवैधानिक निकाय है, संविधान के भाग 14 में उल्लेख है, अनुच्छेद 315 से 323 तक। 315, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में संविधान में उनके विषय में प्रावधान किए हुए हैं। अब हम देखेंगे इसके कार्य क्या है। संघ लोक सेवा आयोग कौन कौन से कार्य करता है, हमने डिटेल में बता दिया। अभी एक अनुच्छेद बताया था 320, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में स्पष्ट उल्लेख है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन से कार्य करता है। अनुच्छेद 320 में स्पष्ट उल्लेख है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन कौन से कार्य कर सकता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो उसे करना ही है। फिर हमने अनुच्छेद 321 पढ़ा कि इसमें चाहे तो इनके कार्यों में वृद्धि भी की जा सकती है, कार्यों में विस्तार किया जा सकता है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो सलाहकारी हैं, जो सलाहकारी है। तो हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, तो सबसे पहले देखते हैं अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं। अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित सेवाओं। अब देखो अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब नियुक्ति वगैरह यूपीएससी करता है, वो कोई कैडर निर्धारित करता है, राज्यों को सौंप देते हैं। अब उसके स्थानांतरण और इसका उसका प्रभार किसके पास है? पूरा का पूरा राज्यों के पास में। तो इसको अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। ये संघात्मक शासन प्रणाली का स्पष्ट उदाहरण है। तो इसमें जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है। केंद्रीय सेवाएं ऐसी सेवाएं जो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जैसे भारत सरकार की आयकर सेवा, इनकम टैक्स, रेलवे वगैरह, ये केंद्रीय सेवाएं कहलाती है। ये केंद्रीय सेवाएं कहलाती है। और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए लोक सेवाओं की नियुक्ति, केंद्र शासित, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति क्या करता है? लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना। लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इसका। काम ही है इसका। ना तो ये पद सैंक्शन करता है कि कितने पद रहेंगे, क्या करेंगे, इनका काम है केंद्र सरकार के आदेश पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना। परीक्षाएं लेना इनका मुख्य कार्य है, परीक्षाओं का आयोजन करना। फिर क्या करते हैं ये? राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देना, राज्यों को सलाह देना। तो दो बातें यहां पर आप ऐसे ही नोट करेंगे, मैं बताते चलता हूं कि दो या दो से अधिक राज्य, अभी हमने क्या देखा? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और ये क्या होता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसके कार्यों में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों पर
राज्यों के अनुरोध करने पर किसी ऐसी सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करना। जब दो या दो से अधिक राज्य अनुरोध करते हैं तो उनके लिए भी ये भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। दूसरा कार्य क्लियर हो गया। दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना। उनके लिए होगा, सिर्फ राज्यों के लिए होगा, पूरे केंद्र के लिए होगा क्या ये? नहीं। अब यदि केवल एक राज्य यदि इनसे निवेदन करे तो उसके लिए भी प्रावधान है। किसी राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत, यदि कोई एक राज्य के राज्यपाल यदि इनसे अनुरोध करता है तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जैसे किसी राज्यपाल ने इनको बोला तो लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, बोलेंगे कि इस राज्य से हमारे पास में ऐसा ऐसा आवेदन आया है, आप यदि अनुमति दे तो हम इनके लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत राज्यों को सलाह प्रदान करना, राज्यों को सलाह प्रदान करना। बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले भर्ती परीक्षा का आयोजन करना। भर्ती परीक्षा में पूरा आ गया, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात वगैरह पूरी की पूरी बात इसमें हो। दूसरा कार्य हमने क्या देखा? सलाह देता है राज्यपाल, है? यदि किसी राज्यपाल ने निवेदन किया, राष्ट्रपति की अनुमति के आधार पर वो उन्हें सलाह दे सकता है। अब निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है कौन से? सिविल सेवा और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। सभी विषयों पर क्या? सिविल सेवाओं एवं सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। अगला है पदोन्नति। पदोन्नति, ये जो आईएएस वगैरह की इनकी नियुक्ति होती है तो इनके ऊपर पदोन्नति कैसे दी जाए? एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला, क्या? पदोन्नति। पदोन्नति। फिर क्या है? एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति, या प्रतिनियुक्ति या प्रतिनियुक्ति, इनके लिए भी ये सलाह दे सकते हैं। काय के लिए? पदोन्नति, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए ये सलाह दे सकते हैं। भारत सरकार के अधीन, अगला पॉइंट है ये, भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान, क्या? भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति की क्षति को लेकर, किसी व्यक्ति की क्षति को लेकर उसे जो पेंशन है या पेंशन की राशि का निर्धारण है उसके संबंध में भी ये सलाह दे सकते हैं। पेंशन या पेंशन से संबंधित दावे को लेकर भी ये सलाह दे सकते हैं। सेवा के विस्तार एवं कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्ति। अभी देखें 60 साल के हो जाते हैं उसके बाद में उनको संविदा पर फिर से नियुक्त कर लिया जाता है। तो ऐसी पुनर्नियुक्ति, तो क्या सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले, इनसे संबंधित मामले, इनके संबंध में भी ये सेवाएं दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनकी सीमाएं क्या क्या है। सीमाएं, इनकी क्या क्या सीमाएं हैं, कौन से कार्य ये नहीं कर सकते हैं, कौन से कार्य ये नहीं कर सकते हैं। तो यह पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले में,
पिछड़ी जाति के आरक्षण पर नियुक्ति के मामले में। ये कोई सलाह नहीं दे सकते, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आरक्षण का निर्धारण करना सरकार का काम है, आयोग का नहीं। आयोग बोलेगा कि आपको इसके लिए इतने नियुक्त करना है, इसके लिए इतने नियुक्त करना है, तो वो उनके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे इतने करना है, यहाँ इतने करना है। ये वो बताने का काम है क्या उसका? बिल्कुल भी नहीं। सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को दावों को ध्यान में रखना। सेवाओं में नियुक्ति हेतु SC ST के दावों को ध्यान में रखना, ये इनका काम नहीं है। यदि इनके पास में कोई पिटीशन वगैरह आती है तो वो कहां भेज देते हैं? न्यायालय में भेज देते हैं कि ये मामला उधर है, उधर ही सुलझ के रहो, हम यहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला है पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां। पद के लिए अस्थायी व स्थानापन्न नियुक्तियां। पद के लिए अस्थायी व स्थानापन्न नियुक्तियां अगर एक वर्ष से कम की अवधि के लिए हो, 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए हो, तो उसके संबंध में भी ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा कि इनकी सीमाएं क्या है। पिछड़ी जाति के आरक्षण पर नियुक्ति के मामले में ये कुछ नहीं कर सकते। सेवाओं में नियुक्ति हेतु SC ST के दावों को ध्यान में रखकर कुछ करना है तो वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पद के लिए अस्थायी व स्थानापन्न नियुक्ति अगर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा इसमें एक सचिवालय जोड़ा गया है। 1963 में क्या जोड़ा गया है? एक सचिवालय का पद। तो एक सचिवालय इसमें होता है जिसमें 4 अपर सचिव होते हैं। 4 अपर सचिव होते हैं। ठीक, हमने क्या क्या देखा इसमें? 1926 में पहली बार संघ लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर रॉस बॉकर, इस तरीके से शब्द आपको मिलता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, कब? 26 जनवरी 1950 को, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो तब इसके अध्यक्ष थे श्री H.K. कृपलानी। कौन थे? H.K. कृपलानी। वर्तमान में जो है वो है मनोज सोनी। वर्तमान में 5 अप्रैल 2022 को जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है और उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। इससे पहले मनोज सोनी जी से पहले जो थे वो थे प्रदीप कुमार जोशी जी, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जैसे हमने केंद्रीय लोक सेवा आयोग पढ़ा, ऐसे ही हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। सेम यही की यही कहानी रहेगी। ली आयोग, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सारी बातें सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि यही के यही प्रावधान जो है पूरे के पूरे राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है।
राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी है। और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इसे बोलेंगे हम एमपीपीएससी, जिसकी तैयारी आप लोग अभी रात दिन मेहनत करके कर रहे हो। तो इसको हम सामान्य से अर्थों में पढ़ेंगे। जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग को पढ़ा तो इसका प्रावधान कायम है, भाग 14 में है, अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें उल्लेख है। संरचना यदि देखें तो एक अध्यक्ष होगा और एक अन्य सदस्य। संरचना में क्या, संरचना तो अध्यक्ष प्लस सदस्य, लेकिन सदस्यों की संख्या स्पष्ट नहीं है कि कितने सदस्य होंगे। नियुक्ति कौन करेगा इनकी, नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। जितने भी सदस्य होंगे उसके आधे से अधिक सदस्य जो है, कम से कम आधे सदस्य जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक सेवा पर कम से कम 10 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया हो। 10 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया हो। कार्यकाल यदि देखें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। कार्यकाल क्या होगा इनका, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। जो अध्यक्ष है वो तो अब सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है या उसका अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य है वो सदस्य तो नहीं बन सकता, दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, लेकिन एक ही पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। एक ही पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता है। अब इसका पद से कौन हटाएगा, पद से हटाना या निलंबन। देखो चूंकि ये प्रावधान कायम है, अनुच्छेद 315 में है, राष्ट्रपति के हाथ में है ये तो, ठीक। तो इसे हटाने की यदि बात आती है तो राष्ट्रपति हटाएंगे। जो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाएगा कौन इनको, राष्ट्रपति। चाहे संघ लोक सेवा आयोग के हो या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, उसे हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही हटाता है। और हटाने का आधार सबको मालूम है, दिवालिया घोषित होना, असमर्थ होना, साबित कदाचार। और कदाचार की जब भी बात आती है तो फिर एक समिति जांच करेगी। कौन समिति होती है इसमें, लोग सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और उसका एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश और एक कोई विधि वेत्ता। ये 3 लोगों की एक समिति बनती है, वो इस पे लगे हुए आरोपों की जांच करते हैं और उसमें सत्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति फिर उसे पद से हटा देते हैं। बात क्लियर हो गई एकदम, इसे पद से हटाना। अब हम बात करते हैं इनकी स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, तो वही है जो हमने संघ लोक सेवा आयोग के लिए पढ़ा। कार्यकाल की सुरक्षा कि 6 वर्ष या 62 वर्ष से पहले कोई हटा नहीं सकता, और हटाना भी है तो उसकी विधिवत प्रक्रिया है। किसी के प्रसाद पर्यंत ये बने रहें ये नहीं है इनके लिए, ठीक है। फिर इनका जो वेतन है राज्य संचित निधि से दिया जाता है। नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ से रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति होने के बाद राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी पद पर ये नियुक्त भी नहीं हो सकते। ये कहाँ नियुक्त हो सकते हैं, आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा इनके पास में दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। कार्य क्या है इसमें, तो भर्ती परीक्षाओं के विषय में कार्य है, तो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं, साक्षात्कार आयोजित करते हैं, तो सिविल पदों पर स्थानांतरण, पदोन्नति की अनुशंसा करते हैं, विभिन्न प्रकार के ये सलाहकारी कार्य करते रहते हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य केंद्र के लिए है, वही इनके कार्य अपने
राज्य के लिए होते हैं। अब हम एक बात पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करें तो इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। जब 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3), मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा कौन सी? 118(3) के तहत, 118(3) के तहत मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय के आदेश के अनुसार हुआ था। राष्ट्रपति महोदय के आदेश के अनुसार हुआ था। और गठन कब हुआ है? 27 अक्टूबर 1956। 27 अक्टूबर 1956। कहां पर है इसका मुख्यालय? कहां पर? इंदौर में। रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर में है। जब इसका पहली बार गठन हुआ तब इसके अध्यक्ष थे डीबी रेगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डीबी रेगे। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डीबी रेगे। कौन थे? डीबी रेगे। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसके राजेश लाल मेहर, श्रीमान राजेश लाल मेहर, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। क्या बताया मैंने? राजेश लाल मेहर। कहीं मेहरा भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही समझेंगे हम उसे। ठीक। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तो हमने देखा कि अनुच्छेद 315 में तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक राज्य यदि निवेदन करते हैं तो फिर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम 1956 में पंजाब व हरियाणा के लिए, कब? 1996 में पंजाब और हरियाणा के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अल्पकालीन गठन किया गया था। तो इनके सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दे सकते हैं। सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसे संवैधानिक निकाय हम नहीं मान सकते, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो मित्रों, आज हमने पढ़ा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय लोक सेवा आयोग। डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।